जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये मध्यकालीन भारत का छठा वीडियो होगा और इसमें मैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और दिल्ली सल्तनत का जो विविध बचा हुआ है मैं करवाऊंगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आगे का चैप्टर में देखूंगा। आगे का चैप्टर मध्यकालीन भारत में है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उसे मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में ये दो चैप्टर से कवर करके मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता हूँ। और पीछे जो बताया हुआ चैप्टर है, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं जाकर उसे देख लें। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो भी चैप्टर डाला हुआ है पीछे में 5 वीडियो डाला हुआ है, यदि उसे नहीं देखे तो देख लें। और प्राचीन भारत से पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, करीब से करीब 14th वीडियो होगा प्राचीन भारत में, उसे भी जाके देखें। सब चैप्टर वाइज है किया हुआ। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत से। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन क्या कहता है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जितने भी वंश हुए उन सभी का कार्यकाल के बारे में पहले जान लेते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश इसका कार्यकाल क्या था? तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश का कार्यकाल। गुलाम के बाद क्या आया? खिलजी। इससे याद भी हो जाएगा दोस्तों। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। इसका कार्यकाल 1290 से लेकर के 1320। खिलजी के बाद खिलजी के बाद कौन आया? तुगलक। खिलजी के बाद तुगलक वंश आया। इसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कोई शासक था, कोई वंश था, तो वो तुगलक वंश था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश। यदि ये प्रश्न पूछते कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो वो था खिलजी वंश। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। उसके बाद तुगलक के बाद आता है सैयद। सैयद वंश। सैयद वंश का 1414 से लेकर के 1451 तक। उसके बाद अंतिम वंश आता है लोधी वंश। लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526 तक। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसका क्रम भी याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इन सल्तनत काल के समय में वंशों को क्रम से सजाइए। तो याद करने का क्या तरीका है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये हो गया हमारा। सबका कार्यकाल भी याद कीजिएगा। तो चलिए इससे संबंधित फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि वास्तव में इस्लामिक नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इस कारण से मुस्लिम धर्मज्ञ की अवसर उपेक्षा की जाती थी। सी में सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। डी में गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो ये प्रश्न कह रहा कि इतिहासकार बर्नी ने
बर्नी के अनुसार, बर्नी में दिल्ली के सुल्तानों के अधीन, जो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में जो शासन को वास्तविक में इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए ऐसा नहीं माना। बर्नी एक इतिहासकार थे। उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत में जो भी वंश शासन किए उसे वास्तव में इस्लामिक नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश सुल्तान जो हुए, अधिकांश वंश आए और अमीर हुए, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हुआ करते थे, उन्हें अमीर कहा जाता था। तो वो किस वंश से संबंधित थे? तुर्क थे, मंगोल थे, तातर थे या अरब थे? तो वो तुर्कों से संबंधित थे, वो तुर्क थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। अधिकतर सुल्तान या अमीर तुर्क थे, तुर्क वर्ग से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? कौन सही रूप में सुमेलित है? दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है, यही एक सही है। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बाकी और सबके बारे में, दीवान बंदगान एक विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने दासों की देख रेख के लिए बनाया था। फिरोज शाह तुगलक थे जो दीवान बंदगान अपने दासों के देख रेख के लिए बनाए थे। और ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास थे, और फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का काफी शौक था। उनके शासनकाल में तकरीबन 1,80,000 दासों की संख्या थी, इसलिए उन्होंने उनकी देखरेख के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किए थे। उसके बाद दीवान मुफ्त खराज। तो दीवान मुफ्त खराज की व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में दीवान मुफ्त खराज की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए नए विभाग की स्थापना किए थे। दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो ये गलत है, बलबन ने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दीवान मुफ्त खराज की स्थापना। और वो किस लिए किए थे? तो जो राज्य व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा और भ्रष्टाचार में जो कुरीतियां फैल गई थी उसे समाप्त करने के लिए दीवान मुफ्त खराज की विभाग की स्थापना किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दीवान मुफ्त खराज के बाद आता है दीवान कोही। दीवान कोही के संस्थापक कौन थे? दीवान कोही के संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक। यह एक कृषि व्यवस्था था, यह कृषकों की सहायता के लिए एक नवीन विभाग की शुरुआत किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे दीवान कोही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दीवान अर्ज। दीवान अर्ज की संस्थापक कौन थे? वो बलबन थे। दीवान अर्ज के संस्थापक बलबन थे और यह एक सैन्य विभाग था दीवान अर्ज। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, बाकी सब मैचिंग सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट बताया गया है, दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। यह एक सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज क्या था? यह एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने स्टार्ट किए थे। और इनके प्रमुख को, जो सैन्य विभाग के जो प्रमुख होते थे, उन्हें दीवान आरिज कहा जाता था। सैन्य का मंत्री हुआ करता था, उसे दीवान आरिज कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर, 5th की ओर। 5th में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दीवान मुफ्त खराज। दीवान मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवान मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ये किस लिए किए थे? तो राजस्व विभाग में जो भी कुरीतियां फैली हुई थी, जो भी भ्रष्टाचार थे, उसे समाप्त करने के लिए दीवान मुफ्त खराज की स्टार्ट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है। ठीक है, दीवान अमीर कोही। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किए थे, ये भी सही है। यह एक कृषि विभाग था। दीवान अमीर कोही दीवान अमीर कोही एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को कृषकों की सहायता के लिए स्टार्ट किए थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, दीवान खैरात। दीवान खैरात या फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किए थे, एक नया विभाग था दीवान खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और इन्होंने यह दान विभाग, गरीबों को
या गरीबों को सहायता देने के लिए दीवाने खैरात के स्टार्ट किए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा सही आंसर है। 3 सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक गलत होगा। तो इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कौन सा आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। दीवान रियासत बलबन ने स्टार्ट किया, ये गलत है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ना कि बलबन ने। दीवान रियासत के लेखक कौन है? ये विभाग के स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्या था दीवान रियासत? दीवान रियासत एक बाजार नियंत्रण विभाग था। बाजार को जो माप तौल का कभी बाजार में माप तौल में जो बेईमानी की जाती थी उसको नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये गलत है, इसलिए हमसे गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 नंबर प्रश्न पर है, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवान अमीर को ही, तो दीवान अमीर को ही है जो सल्तनत काल में कृषि से संबंधित है। कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों के प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि और कृषि कार्य के लिए अधिक लाभ दिलाना था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। दीवान अमीर कोही का एक विभाग था कृषकों के लिए, कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना किए थे? दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किए थे? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? अभी जस्ट हमने बताया किसने स्टार्ट किए थे, तो बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। थोड़ा मैचिंग है दोस्तों, मैच कर लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाए। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किए थे? दीवान अर्ज किसने स्टार्ट किया था? तो किस विभाग से संबंधित है दीवान अर्ज? दीवान अर्ज है जो सैनिक विभाग से संबंधित है। किससे? सेना के विभाग से। और सेना के विभाग से संबंधित है तो किसने स्टार्ट किया था? तो दीवान अर्ज के ये दीवान अर्ज जो स्टार्ट किए थे बलबन ने स्टार्ट किया था। दीवान अर्ज बलबन ने स्टार्ट किया था और इस सेना से संबंधित था। ठीक है, यह एक नया विभाग था दीवान अर्ज। ठीक, तो ये किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 में। आइए, दीवान रिसालत है जो किससे संबंधित था? तो यह वित्त मामलों से संबंधित था, धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान रिसालत किससे संबंधित था? तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था दीवान रिसालत। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 का 1 और है कहीं पर 1 का 4 और 2 का 1, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। तो एक बार फिर मैच कर लेते हैं। दीवान अर्ज कृषक विभाग था, दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था, दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, दीवान इंसा जो था वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, दीवान इंसा। और दीवान बजारत था जो वित्तीय मामलों से संबंधित था, दीवान बजारत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में हम देख रहे हैं कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान अर्ज किससे संबंधित था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है दीवान अर्ज किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दीवान अर्ज था जो रक्षा विभाग से संबंधित था या एक सैन्य विभाग था, जिसे दीवान अर्ज कहते थे। सैन्य विभाग थे तो रक्षा विभाग से संबंधित है। दीवान आरिज या आरिज मुमालिक भी इसे कहा जाता है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी
होता था उन्हें आरिज ममालिक कहा जाता था। दीवान अर्ज, इस विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजय बिजारत का जन्मकोत्सव हुआ था? बिजारत, बिजारत का जन्मकोत्सव किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो बिजारत का मतलब होता है वित्तीय विभाग मामलों से। वित्तीय मामलों का जन्मकोत्सव किस वंश के समय हुआ था? इलवरी वंश या खिलजी वंश? ये दो ऑप्शन यदि हम देखें तो दो में से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नहीं नहीं, बिजारत का संबंध किस वंश से संबंधित था? तो इलवरी वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश या लोधी वंश? ये चार ऑप्शन देखे, चार ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बिजारत विभाग की शुरुआत तुगलक वंश के समय में हुआ था। किसके समय में? तुगलक। तुगलक, और यह वित्त विभाग से संबंधित था, वित्तीय मामले से संबंधित था बिजारत, तो तुगलक वंश से संबंधित था बिजारत। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में कह रहा है, प्रश्न नंबर 11th में, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो ये चार को कर दिए हुए हैं, इनमें से कौन है जो भूमि के उत्पाद पर लगने वाले कर हैं? तो देखिए, यदि इसमें से चार कर हैं, इसमें से हम खुम्स को निकाल दें, खुम्स है जो ये लूट के धन का कर लगाया जाता था, खुम्स। बाकी खराज, उस्र और मुक्ताई, ये सभी भूमि के उत्पाद पर लगाए गए कर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एक नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1 3 4 आंसर होगा, 1 3 4 मेरा सही आंसर होगा। खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि के उत्पाद पर लगाए गए कर है, और खुम्स होता था जो लूट का धन को बंटवारा करने के लिए कर होता था, खुम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12th की ओर। प्रश्न नंबर 12th में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 12th में है कि भारत के किस मध्य कालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था पर आरंभ किए थे? तो इक्ता व्यवस्था पर आरंभ करने वाला कौन शासक थे? इल्तुतमिश, बलबन? इन दोनों में आंसर देखें तो इल्तुतमिश ही मेरा सही आंसर होगा। इक्तादारी व्यवस्था शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। यदि इल्तुतमिश का शासनकाल हम देख लें तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13th की ओर। 13th में कहा जा रहा है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था सल्तनत काल में? चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी? देखिए, भू राजस्व का, और हमसे क्या पूछ रहा है? ग्रामीण अधिकारी था, ग्रामीण, ग्राम में जो रहने, गांव में जो रहते थे, वो सबसे भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, चौधरी। भू राजस्व का ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14th की ओर। प्रश्न नंबर 14th में कहा जा रहा है, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योगों पर? तो सर्व नामक कर था जो सिंचाई पर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सिंचाई पर लगाया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने यह कर स्टार्ट किया था, सिंचाई पर लगाने का कर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों के अनुसार उसने 4 कर लगाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न में। 4 कर लगाए थे, कौन कौन सा? खराज, जजिया, खुम्स और जकात। ये 4 कर फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगाए थे, और 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर लगाए थे, खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात। ठीक है, तो सर्व कर क्या है? सिंचाई पर लगने वाला कर है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15th की ओर। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित क्या था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून या कृषि संबंधित कर था? तो जवाबित क्या था? राज्य का कानून था, राज्य से संबंधित कानून था। राज्य सल्तनत काल में प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, राज्य कानून से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है, हदीस, हदीस है एक, हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनत कालीन का कर है या मनसबदार है? इनमें से कोई नहीं है। तो हदीस एक है, इस्लामिक कानून है। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। हदीस में ऐसा माना जाता है
इस्लाम धर्म का मूल स्रोत क्या है? कुरान है। और कुरान के बाद दूसरा जो स्रोत होता है वो हदीस होता है। क्या होता है? हदीस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है था? फवाजिल का अर्थ क्या था सल्तनत काल में? काफी इंपॉर्टेंट चीज ये सब है दोस्तों, काफी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, उसे फवाजिल कहा जाता था सल्तनत काल में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कुट से कीजिए। तो मुद्रा सल्तनत काल में दो सिक्के चलाए गए थे, तो वो कौन कौन सिक्के थे वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जीतल और टंका सल्तनत काल में चलाए गए थे, और इसे चलाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जीतल और टंका नामक दो सिक्के चलाए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 4 मेरा सही आंसर है। जो शुद्ध अरबिक सिक्के चलाने का इल्तुतमिश पहला शासक था, शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। जीतल जो था, जीतल जीतल और ससगनी चांदी का सिक्का था। जीतल और एक तरह का और ससगनी नामक सिक्का भी हुआ करता था, वो चांदी का हुआ करता था। जबकि टंका एक सिक्का हुआ करता था, वह टंका वो तांबा का हुआ करता था। टंका तांबे का, जीतल किसका होता था? चांदी का हुआ करता था। तो सॉरी, इसमें टंका जो था, टंका और ससगनी चांदी का सिक्का हुआ करता था। टंका और ससगनी चांदी का सिक्के हुआ करता था, जबकि तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? जीतल। और चांदी के सिक्के को टंका और ससगनी कहा जाता था। जबकि टंका और जीतल का अनुपात एक अनुपात कितना हुआ करता था? एक अनुपात 48 हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्के चलाने वाला कौन सा शासक था? कौन सा सिक्का? टंका नामक चांदी का सिक्का। टंका टंका किसका सिक्का था? चांदी का था। ध्यान से सुनिएगा, टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबा का सिक्का था। यदि कंफ्यूज हो रहा है, जीतल ता में आ रहा है, त से तांबा होता है। जीतल जीतल में ता आ रहा है, तो त से तांबा का हो गया, और टंका चांदी का होगा। तो किस शासक ने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसका आंसर भी इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है, 21 में है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो अभी हमने बताया जीतल को कैसे हम लोग जानेंगे कि जीतल क्या है। तो जीतल ता आ रहा है, जीतल में ता आएगा यानी कि तांबा, जीतल। और टंका और ससगनी था जो चांदी का था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। टंका और ससगनी चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल ता आ रहा है तो तांबा का सिक्का था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से यह अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद एक और चैप्टर है, उसे भी देखेंगे, विविध है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था? 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का, या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा, जो अंतिम खलीफा था, उनके नाम अंकित हुए थे। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल देखें तो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी में था अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल। और बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था अल मुस्तसिम, नाम था उनका। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था अल मुस्तसिम। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो। चलिए, इसके साथ ही इस सल्तनत काल के दिल्ली प्रशासन से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का विविध। इसके बाद विविध को कवर करने के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। चलिए, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उससे देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। जो देखिए दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसे ध्यान से देखिएगा। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? तो भारत में पोलो खेल का प्रारंभ तुर्कों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में मिलान करना है, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है। फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर। तो फिरोज तुगलक हैं जो क्या किए थे? तो नहरों का, फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण करने के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी दीवान रियासत स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी। बलबन नौरोज नामक स्टार्ट किए थे बलबन। और डी में जहांगीर है जो सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के समय में। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा? 3-1, 3-2-1-4। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कह रहा है निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? कौन सा यात्री पहले आए हैं उसके बाद आए हैं, वो क्रम बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा पहले है इसको सजाकर हमें बताना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले यात्री आने वाला कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी थे जो भारत आने वाला सबसे पहले यात्री हैं इन चारों में से। 1000 ईस्वी में अल-बरूनी आए थे, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे, ठीक है। अल-बरूनी मोहम्मद गजनबी से पहले ही भारत आ चुका था। तो सबसे पहले इसमें कौन होगा? 3 होगा, 3 एक ही में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अल-बरूनी के बाद कौन आया था? इब्न बतूता आए थे, जो 1333 से 1347 ईस्वी तक भारत में आए थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। उसके बाद ट्रेवेनियर था जो भारत आया था 1638 से 1663 ईस्वी में। ये फ्रांसीसी यात्री था ट्रेवेनियर, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और अल-बरूनी खीवा का था, ठीक है। उसके बाद मनुची आया था। तो मनुची जो था 1653 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहा था। ये इतावली यात्री था, माने इटली का यात्री था मनुची। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अभी हमने देखा है इब्न बतूता मोरक्को के था, तो इब्न बतूता मोरक्को के था, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। हमसे पूछा सही नहीं है, ये सही है। मार्क पोलो इटली का था, ये भी सही है, मार्क पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक तुर्की का था, नहीं ये गलत है, अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था। मनुची पुर्तगाल था, ये भी सही है। तो हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, अब्दुल रज्जाक ये सुमेलित नहीं है। तो अब्दुल रज्जाक थे जो तुर्की नहीं थे, अब्दुल रज्जाक तुर्की यात्री नहीं थे, वो देवराय द्वितीय के समय में ईरानी यात्री थे, ईरान से आने वाले यात्री थे अब्दुल रज्जाक, जो देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रज्जाक। तो कहाँ के थे? ईरान के थे, न कि तुर्की के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत होगा। तो इब्न बतूता का कार्यकाल था 1333 से 1347 तक, मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आए थे। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। और उसके बाद यदि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखा 1325 से 51 था। मार्क पोलो वेनिस यात्री था, इटली का यात्री था, और इटली का यात्री था मार्क पोलो, भारत आया था। और उसके बाद यदि देखें और किसके शासनकाल में आया था, तो मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में मार्क पोलो आया था भारत। पांड्य शासक था, उसके शासनकाल में मार्क पोलो आए थे भारत में। किसके शासक? तो पांड्य शासक मारव वर्मन के समय में आए थे। फिर यदि ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक को देखें तो देवराय द्वितीय के समय में आए थे। देवराय द्वितीय का कार्यकाल था 1422 से लेकर के 46 तक, विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक अनुनिज एक पुर्तगाली यात्री थे और वह एक व्यापारी था, नुनिज अश्व व्यापारी था, वो भी विजयनगर के शासनकाल में ही आया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में देख रहे हैं दस्तार बंदान कौन कहलाता है? दस्तार बंदान कौन कहलाता था? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, उलेमा को दस्तार बंदान कहा था। उलेमा उचित धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा समूह के रूप में जाना जाता है, उसे दस्तार बंदान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर
6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रथम सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो कौन से यात्रियों द्वारा यह बताया गया था भारत में चुंबकीय दिशा सूचक? मार्क पोलो द्वारा, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या निकोलो कांटी द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा दिया गया था दिशा सूचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर है, सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है कि व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। ठीक है, उस उनसे राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोट की सहायता से चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान? तो देखिए सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया? तो इसमें से मुझे सजाना हो तो सबसे पहले रजिया सुल्तान आया था। कब? तो रजिया सुल्तान का 1236 से लेकर के 1236 से लेकर 40 तक थी रजिया सुल्तान, 36 से 40 तक। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो अलाउद्दीन खिलजी था। इनका कार्यकाल 1296 से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर के 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। उसके बाद शेर शाह सूरी का शासनकाल आया जो 1540 से लेकर के 1545 तक रहा शेर शाह सूरी। उसके बाद अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का रहा। तो इस प्रकार यदि हम सजाए तो पहला स्थान पर रजिया सुल्तान आएगा, दूसरे स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तीसरे स्थान पर शेरशाह आएगा और चौथे स्थान पर अकबर आएंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर, एक बार फिर पढ़ देते हैं। रजिया सुल्तान, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसमें भी मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। युद्ध और वर्ष का मैचिंग है, देख लीजिए। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालिकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। तो एक का दो में है। ठीक है, उसके बाद ये देख ले हम तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। ठीक है, फिर तालिकोटा का युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, तालिकोटा का युद्ध, या इसे राशिद तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालिकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ था। राशिद तांगड़ी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध 1565 में। फिर घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो ये 3 हो जाएगा। इस पर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक बार फिर देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालिकोटा का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात के थे, सुमेलित है। चांद बीबी अवध के थे, ये गलत है। चांद बीबी अवध का नहीं, अहमदनगर के थे। बीजापुर के अहमदनगर के चांद बीबी थे। रजिया सुल्तान दिल्ली के थे, ये सही है। और बाज बहादुर मालवा के थे, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। चांद बीबी अवध के नहीं, अहमदनगर बीजापुर के थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में घटनाओं के अनुसार सजाना है, तो देख लिया। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। 2 में कहा जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। सबसे पहले देखते हैं विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो कब हुआ था? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1509 से 1529 तक विजयनगर के शासनकाल कृष्णदेव राय का, 1509 से लेकर के 29 तक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक। और कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1210 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण था कब? 1210 में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था इसका। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। यदि इसमें से फिरोज शाह मतलब इसका पुर्तगालियों का भारत में आगमन देखेंगे तो 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था, 1498 में। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 में। चलिए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बारे में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ था। 1388 में फिरोज शाह
तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार यदि हम सजाएं तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? सबसे पहले आएगा कुतुब मीनार का निर्माण 1210 में, एक नंबर में। तीन सबसे पहले दो दो एक ही में आंसर है, दो में है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का 242 में है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन आएगा, तो 2431। और उसके बाद विजयनगर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से घटनाओं का पर विचार कीजिए तथा इनके काल अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। फिर वही चीज दिया हुआ है, तो चलिए फिर से देखते हैं हम लोग, फिर से इसे जाएंगे हम लोग। तो कहा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ठीक है। फिर अफगान षड्यंत्र, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, और उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध। तो सबसे पहले देख लें तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था ये देखा जाए तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तृतीय नहीं, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किए थे तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में, ठीक है। और ये देखिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुआ था? तो वो 1296 में इसमें हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। उसके ही भतीजा कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिए थे जलालुद्दीन खिलजी को। तो ऑप्शन नंबर ये 1296 हो गया। अफगान षड्यंत्र को देखें, अफगान षड्यंत्र, तो अफगान षड्यंत्र था मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था अफगान षड्यंत्र, अपने ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगान षड्यंत्र किसके लिए? तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अफगान षड्यंत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या करवाया था 1325 में। अफगान षड्यंत्र 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही चाचा गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवाया था अफगान षड्यंत्र रच करके, अफगानपुर का षड्यंत्र रच करके, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी जो राजधानी परिवर्तन था वो 1325 से लेकर 1351 था इसका शासनकाल, तो उस समय किया था। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार यदि आंसर देखें तो सबसे पहले कौन आएगा? 1192 तराइन का युद्ध, 4 एक ही में, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगान षड्यंत्र, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 12 में है कि अपने लगभग 30 वर्ष की व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार किया। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर की अवतरण में है? वो कौन से यात्री थे? ऑप्शन ए में है मेघास्थिनिज, ऑप्शन बी में है फाहियान, सी में है मार्को या डी में है इब्न बतूता। तो ये कथन इब्न बतूता के बारे में कहा जा रहा है, इब्न बतूता ने ऐसा किया थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए युग में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके वीर चित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए प्राचीन राजाओं के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ है कृष्णदेव राय, कौन सा सही सुमेलित है? कृष्णदेव राय समरांगन सूत्रधार के लेखक कृष्णदेव राय हैं, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। महेंद्र बर्मन मत विलास पर हसन के लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन, ये सही है। महेंद्र बर्मन मत विलास पर हसन के लेखक है। भोजदेव मानस सोललास के लेखक, ये गलत है। और सोमेश्वर अमुक्त मलयात के, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। अमुक्त मलयात के लेखक कौन है? वो है अमुक्त मलयात के लेखक कृष्णदेव राय हैं। अमुक्त मलयात के लेखक कृष्णदेव राय हैं। और मत विलास पर हसन के लेखक कौन है? वो महेंद्र बर्मन है। मत विलास पर हसन के लेखक महेंद्र बर्मन है, ठीक है। इसी प्रकार समरागन सूत्रधार के लेखक कौन है? तो समरागन सूत्रधार के लेखक भोज शासक हैं, भोज शासक। और सोमेश्वर ने मानसोल्लास के लेखक कौन है? सोमेश्वर। भोजदेव कौन है? तो समरागन सूत्रधार और सोमेश्वर है
जो मंत विलास प्रहसन के लेखक है सोमेश्वर, सॉरी मंत विलास प्रहसन, मंत उल्लास मानस उल्लास के लेखक है परमेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ये सही है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन है, ये सही है। कृष्णदेव राय अमुक्त मल्याद, भोजदेव इनका, सम्रागन सूत्रधार के, और सोमेश्वर मानस उल्लास के लेखक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? अभी जस्ट हमने बताया था जब स्टार्ट कर रहा था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में सबसे कम समय तक कौन था? यदि हम खिलजी का शासनकाल देखें तो खिलजी का शासनकाल कितना था? तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी का शासनकाल रहा है। खिलजी का शासनकाल। तुगलक वंश का शासनकाल देखें 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा है तुगलकों का शासनकाल। ठीक है। लोधी वंश का कार्यकाल देखें तो 1451 से लेकर के लोधी वंश का कार्यकाल 1526 तक रहा है लोधी वंश का कार्यकाल। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक। और एक वंश और छूट रहा है, वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल। गुलाम को गु केवल लिख देते हैं, गुलाम वंश का कार्यकाल। तो इसमें से सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो वो थे खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लेकिन आपसे यही प्रश्न पूछ ले सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो वो था तुगलक वंश। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला, लगभग 100 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासन के समय में किनके दरबार में नहीं थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, या डी में इल्तुतमिश के? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? किस प्रथा की शुरुआत हुई थी? सती प्रथा का, बाल विवाह का, जौहर प्रथा का, इनमें से किसी में की नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालघर वसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी, या सायन? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हेमचंद्र सूरी थे जो जैन धर्म का अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हेमचंद सूरी मध्यकालीन विद्वान एवं लेखक जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्हीं के प्रभाव में आकर के जैसे सिद्धराज ने अबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाए थे और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है मैच करना है। तो प्रश्न नंबर 18 में है प्लासी का युद्ध है और एक तरफ मैच करना है ईयर्स। यदि हम प्लासी का युद्ध को देखें 1757 में आएगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में। कलिंग युद्ध 261 में। ठीक है, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद आता है हल्दी घाटी का युद्ध, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। और तराइन का युद्ध 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इस प्रकार मैचिंग है 4 1 2 3। किसमें है 4 1 2 3? ऑप्शन नंबर सी में मेरा सही आंसर होगा 4 1 2 3। यदि प्लासी के युद्ध को देखें 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुल्लर ने। और इसमें नवाब की हार हुई थी। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग आक्रमण किया गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और तराइन द्वितीय का युद्ध जो 1192 में हुआ था, दो तरह का तराइन का युद्ध हुआ था। एक 1192 में हुआ था, एक 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर चुने? कौन सही है? अकबर सड़क ए आजम गलत है। सड़क ए आजम
शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक चहलगान अमीर, ये भी गलत है। इल्तुतमिश आइन दह साला, आइन दह साला इल्तुतमिश, तो गलत नहीं है, हमको मैच करने के लिए कह रहा है, सॉरी मैचिंग करने के लिए कह रहा है, कौन किससे संबंधित है, ठीक है। अकबर, अकबर है जो आइन दह साला के संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रतीक मुद्रा चलाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश चहलगानी से संबंधित है, अमीर चहलगानी, और शेरशाह सड़क आजम कहा जाता था। इस प्रकार मैचिंग कौन होगा, 3-4-2-1, 3-4-2-1 किसमें है देख लीजिए, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर बी में ही मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका खेती नहीं करते थे भारतीय कृषक 13वीं और 14वीं शताब्दी में? तो चार ऑप्शन है, गेहूं की, जौ की, चना की या मक्का की। तो भारतीय किसान थे जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में मक्का की कृषि नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं था मक्का के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एवं लास्ट है इस वीडियो का। यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये है। इससे अब ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखें तो याद हो जाएगा। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकील पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम के मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, या शिल्पी श्रेणियों के लिए, के प्रमुख के लिए। देखिए महतर जो था मध्यकालीन भारत में ग्रामीण मुखिया के लिए कहा जाता था, ग्रामीण मुखिया के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो महतर या पट्टिकल जैसे ग्राम के सबसे निचली इकाई को ग्रामीण होता था, और उसके जो मुख्य मुख्य होते थे उसके मुखिया कहा जाता था। वैदिक साहित्य के अनुसार ये चीज हो रहा है। तो वैदिक साहित्य के अनुसार ग्रामीण मुखिया कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को मुखिया कहा जाता था। उसी अनुसार कहीं कहीं ग्रामीण मुखिया को महतर कहा जाता था या पट्टिकल कहा जाता था किसी किसी स्थान पर, भारत में प्राचीन भारत में वैदिक काल में। लेकिन एक लेखक हैं हरिश्चंद्र वर्मा, उनके अनुसार पट्टिकल का मतलब होता या महतर का मतलब होता शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। उनके अनुसार डी आंसर सही होगा, इसलिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल है, लेकिन आंसर बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा। अब प्रश्न जिस तरह से पूछे तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से, और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।